वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2010 में आई मूवी 22 ब्लड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम एक्शन मूवी है और उसके लीड रोल में है जीन रेनो। ये कहानी चार्ली मैटी नाम के एक शख्स की है जो कि एक माफिया बॉस है, पर वो अपने इस काम से रिटायर होना चाहता है। चार्ली डिसाइड करता है कि वो अपनी बाकी की लाइफ को शांति से जिएगा। चार्ली के वाइफ का नाम क्रिस्टल मैटी है और चार्ली के 2 बच्चे भी हैं। बेटे का नाम एनाटोल है और बेटी का नाम है ईवा, और ये लोग एक स्मॉल टाउन में रहते हैं। एक दिन चार्ली एनाटोल के साथ कार से कहीं जा रहा होता है, पर रास्ते में चार्ली को कुछ सामान खरीदने के लिए एक मार्केट जाना है। मार्केट के बाहर ये लोग देखते हैं कि एक गोट का शो चल रहा है और काफी लोग शो को एंजॉय कर रहे हैं। एनाटोल भी शो को देखना चाहता है, तो वो अपने पिता से परमिशन मांगता है ताकि वो शो को देख सके। तो चार्ली एनाटोल को अलाउ कर देता है। इसके बाद चार्ली कार को पार्क करने के लिए मार्केट एरिया के बेसमेंट में चला जाता है। चार्ली जैसे ही कार से बाहर निकलता है, कई सारे गुंडे यहाँ आकर अचानक से चार्ली पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। अब ये अटैक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो बेचारा चार्ली कुछ भी नहीं कर पाया। ये लोग तब तक गोली चलाते रहते हैं जब तक चार्ली जमीन पर गिर नहीं गया, और चार्ली का काफी खून जमीन पे बह रहा है। इसके बाद ये गुंडे यहाँ से चले जाते हैं, पर लकीली गुंडों के जाने के बाद भी चार्ली की सांसें चल रही हैं। वो जिंदा है, वो अभी भी अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है। इसके बाद तुरंत ही चार्ली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और चार्ली की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उसकी बॉडी बुलेट से छलनी हो रखी है, पर वो जिंदा है। डॉक्टर्स की टीम चार्ली की बॉडी से बुलेट्स निकालने के लिए सर्जरी चालू कर देती है, और सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की बातों से पता चलता है कि चार्ली की बॉडी में 22 बुलेट्स पाई गई हैं। और इसके बाद डॉक्टर्स सक्सेसफुली इन बुलेट्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सर्जरी के दौरान चार्ली अपने पुराने वक्त को ड्रीम कर रहा होता है, जब वो एक टीनेजर था और किसी केस के चक्कर में उसे जेल हुई थी। उस दौरान चार्ली की मुलाकात एक ओल्ड माफिया बॉस से हुई थी जिसका नाम ली डायरेक्टर था। चार्ली उससे काफी इंस्पायर्ड था और उसी की तरह बनना चाहता था, पर ली डायरेक्टर जब जेल से आजाद हुआ तो उसके राइवल्स ने उसे मार डाला, और फिर लीड डायरेक्टर की डेथ की वजह से चार्ली बहुत दुखी था। वो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि चार्ली की लीड डायरेक्टर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। चार्ली उसे अपने पिता की तरह मानता था। जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद चार्ली ने अपने 2 क्लोज फ्रेंड टॉनी और करीम के साथ मिलकर कसम खाई थी कि वो मिलकर उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने भी लीड डायरेक्टर को मारा है। अपने इस रिवेंज की प्लानिंग के दौरान चार्ली, टॉनी और करीम कसम खाते हैं कि चाहे जैसे भी सिचुएशन आ जाए, ये लोग मरते दम तक दोस्त रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फिर इसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपना एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन भी, और जो भी उनके रास्ते में आता था ये लोग उन ओपोनेंट्स को मार दिया करते थे, और इस तरह ये लोग एक रूथलेस माफिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खूब फेमस हो गए। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि चार्ली की सर्जरी पूरी हो चुकी है और वो अब खतरे से बाहर है, मगर अभी भी फिलहाल उसे होश नहीं आया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चार्ली पे हुए जानलेवा हमले की न्यूज हर न्यूज चैनल पर चल रही होती है। आखिर वो एक फेमस माफिया बॉस रह चुका है और काफी लोग चार्ली के केस में इंटरेस्टेड हैं, और इन्हीं लोगों में एक फीमेल डिटेक्टिव भी है जिसका नाम मैरी गोल्डमैन है। मैरी का एक बेटा भी है जिसका वो अकेले ही ख्याल रखती है। मैरी गोल्डमैन का हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था, पर किसी क्रिमिनल ने उसे मार दिया, और तब से मैरी अकेले ही अपने बेटे को पाल रही है। हालांकि मैरी अपने पति के डेथ के केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। मैरी को लगता है कि उसके हस्बैंड की डेथ के पीछे चार्ली के ओल्ड फ्रेंड टॉनी का हाथ है। जब मैरी को पता चलता है कि चार्ली के साथ क्या हुआ, तो वो अपने सुपीरियर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे चार्ली के शूटर केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम असाइन कर दिया जाए। तो सुपीरियर मैरी को चार्ली के केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम असाइन कर देता है। तो मैरी तुरंत ही चार्ली के शूटआउट वाले उस सीन तक पहुंच जाती है, यानी कि वो पार्किंग एरिया। मैरी पूरे सीन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है, मगर यहाँ पर उसे एक अजीब बात नजर आती है, और वो ये है कि जिन भी शूटर्स ने गोलियां चलाई उनमें से शायद किसी ने कार की बॉडी पर एक ही जगह पर कई बार गोलियां चलाई हैं, मानो वो चार्ली को शूट करना नहीं चाहता हो। यानी अटैकर्स के उस ग्रुप में कोई ऐसा आदमी भी मौजूद था जो चार्ली को मारना नहीं चाहता है। इसी बीच हॉस्पिटल में चार्ली की फैमिली और फ्रेंड्स उसे विजिट करने आते हैं, पर जैसा कि चार्ली की कंडीशन ठीक नहीं है, तो इन्हें रूम के बाहर से ही चार्ली को देखना अलाउड था, और ये लोग चार्ली की हालत देखकर काफी दुखी हैं। इन्हीं लोगों के बीच चार्ली का क्लोज फ्रेंड करीम भी मौजूद था। वो चार्ली की कंडीशन देखकर काफी ज्यादा दुखी है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। जैसे ही करीम हॉस्पिटल से निकलता है, वो डिसाइड करता है कि जिसने भी उसके बेस्ट फ्रेंड चार्ली की ये हालत की है, या जो भी लोग इस अटैक में शामिल हैं, वो उसे ढूंढ निकालेगा और ऊपर पहुंचा देगा।
करीम और चार्ली का एक म्यूचुअल फ्रेंड भी है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन करीम से कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, जोश में होश मत खो, एक बार चार्ली को होश में आ जाने दो, फिर प्लानिंग करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। मगर करीम काफी ज्यादा वरिड है। वो कहता है कि जिन भी लोगों ने चार्ली पे अटैक किया है उन्हें जब पता चलेगा कि चार्ली अभी भी जिंदा है तो वो लोग हॉस्पिटल आकर चार्ली पे फिर से अटैक करेंगे और शायद इस बार चार्ली न बचे। और गाइस, करीम का डर बिल्कुल सही था। एक रात एक आदमी डॉक्टर के डिस्गाइज में गन लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सीधा चार्ली के रूम में पहुंच जाता है। वो आदमी चार्ली के बेड की तरफ कई बार शूट करता है और गन शॉट की आवाज सुनकर मेडिकल टीम तुरंत यहाँ पे पहुंच जाती है और पेशेंट की सिचुएशन चेक करते हैं। टीम को पता चलता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है और पूरी बॉडी ब्लड से कवर्ड है। पर गाइस, ये आदमी चार्ली के बजाय कोई और पेशेंट है। दरअसल हुआ ये कि डिटेक्टिव मैरी को भी करीम की तरह खतरे की वाइब्स आ रही थी। उसे लग रहा था कि अटैकर्स चार्ली को मारने जरूर आएंगे, तो उसने रीसेंट अटैक से जस्ट पहले ही चार्ली को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था और इस वजह से चार्ली सेफ है। इसके कुछ ही दिन बाद जल्द ही चार्ली की हालत में काफी सुधार आ जाता है और वो काफी रिकवर हो गया है। टॉनी चार्ली से मिलने आता है और प्रॉमिस करता है कि वो उन किलर्स को ढूंढ कर रहेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव मैरी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू चार्ली पर नजर रख रही है। मैरी देखती है कि करीम और मार्टिन चार्ली से मिलने आए हैं और कुछ देर बातचीत करने के बाद ये लोग चार्ली को सीक्रेटली यहाँ हॉस्पिटल से निकाल के ले जाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जानकर मैरी अलर्ट हो जाती है और वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि करीम और मार्टिन को फॉलो करो। वहीं रास्ते में करीम और मार्टिन को रियलाइज होता है कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है, तो पुलिस चेज से एस्केप करने के लिए करीम किसी को हेल्प के लिए कॉल करता है। मगर करीम की कार और पुलिस की कार के बीच में रेसिंग काफी देर कंटिन्यू रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कार मैरी की कार को ब्लॉक कर देती है। दरअसल ये काम करीम के आदमी का ही था, तो इसका फायदा उठाकर करीम, मार्टिन और चार्ली यहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये लोग एक वेयर हाउस टाइप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। दरअसल करीम और मार्टिन ने यहाँ पर एक आदमी को पकड़ के रखा हुआ है। करीम का मानना है कि ये आदमी चार्ली पे हुए अटैक में इन्वॉल्व है और इनकी बातों से पता चलता है कि ये आदमी टॉनी का सबऑर्डिनेट है और इसका नाम रोचीगोड है। तो चार्ली को रियलाइज होने लगता है कि शायद उस पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड टॉनी है। अब बेचारे रोचीगोड को काफी टॉर्चर किया जाता है, तो वो डर के मारे सुसु कर देता है। पर चार्ली उससे कहता है कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए तो मुझ पर हुए अटैक के मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी बता दो। तो फाइनली रोचीगोड चार्ली को बता देता है कि चार्ली पे हुए अटैक के पीछे टॉनी का हाथ है। वो उसे मारना चाहता है, पर ये जानकर चार्ली काफी सरप्राइज्ड है कि आखिर उसका ही दोस्त उसे मारना क्यों चाहता है। तो रोचीगोड क्लियर करता है कि चार्ली, जब तुम और टॉनी ने ड्रग्स का धंधा स्टार्ट किया था तो टॉनी को उम्मीद थी कि तुम उसके साथ धंधा कंटिन्यू रखोगे, पर तुमने रिटायर होने का डिसाइड कर लिया। तो टॉनी को लगा कि शायद तुम अब उसके धंधे के लिए खतरा भी बन सकते हो, तो टॉनी ने तुम्हें ऊपर पहुंचाने का प्लान बनाया। तो ये सुनकर करीम और चार्ली काफी शॉक्ड हैं। तो ये लोग आगे की प्लानिंग के लिए बाहर निकल आते हैं। अब करीम का पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। वो चार्ली को अपने सगे भाई की तरह मानता है, तो वो जल्द से जल्द टॉनी और रोचीगोड को ठिकाने लगाना चाहता है। पर चार्ली याद दिलाता है कि कुछ भी हो, टॉनी हमारा दोस्त है और जब हम जवान थे तो हम तीनों ने प्रॉमिस किया था कि हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। पर शायद टॉनी ये बात भूल गया है। चार्ली करीम से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप एटलीस्ट मेरी तरफ से हमारी मौत तक रहे। इसके बाद करीम चार्ली को उसके घर तक ड्राइव करके ले आता है, जहाँ चार्ली की फैमिली चार्ली को देख के काफी खुश है। चार्ली को उसके घर छोड़ने के बाद करीम अपने घर लौट आता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। पर जैसे ही डिनर के बाद करीम घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है, टॉनी के आदमी उसे दबोच लेते हैं। ये लोग करीम को अपनी वैन में डालकर एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं और फिर ये लोग करीम को काफी टॉर्चर करते हैं और ऐसा लगता है कि करीम की किडनैपिंग का आइडिया इन्हें रोचीगोड से मिला है, जिसे लग रहा है कि अब टॉनी उसे शाबाशी देगा। पर शाबाशी तो दूर, इस बेचारे को तो टॉनी के लोग ऊपर पहुंचा देते हैं। पर रोचीगोड की डेथ के बाद भी करीम का ब्रूटल टॉर्चर जारी था। ये लोग उसे तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक वो मर नहीं गया। इसके बाद करीम का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर चार्ली भी मौजूद है और वो करीम की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी है। आखिर करीम चार्ली का इकलौता ट्रस्टेबल फ्रेंड था। करीम के फैमिली मेंबर्स को हम देखते हैं जो कि बेचारे करीम की मौत के बाद काफी सदमे में है और ये सब देखकर चार्ली बहुत गुस्से में है। उससे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चार्ली फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस सब का रिवेंज जरूर लेगा। पर चार्ली को अच्छे से पता है कि उसकी खुद की फैमिली को भी रिस्क हो सकता है, तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए चार्ली पैट नाम के एक भरोसेमंद लड़के को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो उसकी फैमिली को सेफली यहाँ से दूर किसी सिटी में ले जाए। चार्ली पैट से कहता है
कि ध्यान रहे उस सिटी में तुम्हारी हाइड आउट की लोकेशन बिल्कुल सीक्रेट रहे। इसी बीच टोनी और उसके लोग एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं और इनका मानना है कि आज की डेट में उनका गैंग इस एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है और करीम को निपटाकर ये लोग काफी उड़ रहे हैं। पर इनका मजा तब किरकिरा हो जाता है जब चार्ली इस बार में पहुंच जाता है। वो इन गुंडों पे गन पॉइंट करके इन्हें फोर्स करता है कि ये लोग अपनी गन्स को एक पॉट में डाल दें और ये लोग डर के ऐसा ही करते हैं। चार्ली कहता है कि अपनी फैमिली को ढंग से याद कर लो क्योंकि आज नहीं तो कल तुम लोग मेरे हाथों मरोगे। और ऐसा कहने के बाद चार्ली टोनी के एक आदमी के सिर में गोली ठोक देता है। इसका नाम बेस्टिन है। चार्ली ने बेस्टिन को ही सबसे पहले टारगेट इसलिए किया क्योंकि चार्ली को अच्छे से याद है कि जब पार्किंग बेसमेंट में उस पर जानलेवा हमला हुआ था सबसे पहली गोली बेस्टिन ने ही उस पर चलाई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ली एक एक करके टोनी के आदमी को मारता जा रहा है। चार्ली टोनी के एक आदमी को गन पॉइंट पे लेकर टोनी के डर्टी बिजनेस के रिकॉर्ड पेन ड्राइव में कॉपी करवा लेता है और जब टोनी के आदमी यहाँ पे आते हैं चार्ली यहाँ से भाग जाता है और चार्ली के इन एक्शंस की वजह से टोनी लगभग पागल सा हो गया है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो चार्ली को मारने के लिए तड़प रहा है। टोनी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि चार्ली के घर जाकर ढूंढो और खत्म करो और अगर वो न मिले तो उसके फैमिली मेंबर्स को उठा लो। पर जब ये गुंडे चार्ली के घर पहुंचते हैं तो उन्हें घर में कोई भी नहीं मिलता और ये देखकर ये लोग काफी हाइपर हो जाते हैं। ये लोग यहाँ से खाली हाथ लौटना नहीं चाहते तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चार्ली के घर की धज्जियां उड़ा देते हैं। इसके बाद जब मार्टिन चार्ली के घर आता है तो वो घर की हालत देखकर काफी घबरा जाता है तो वो सीधा चार्ली के हाइड आउट की तरफ दौड़ लगाता है। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि चार्ली के घर से निकलने के बाद से टोनी के गुंडे उसे फॉलो कर रहे हैं। मार्टिन चार्ली के पास पहुंच जाता है और उसे पूरी सिचुएशन रिपोर्ट करता है मगर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि टोनी के गुंडे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चार्ली और मार्टिन काउंटर अटैक करने के लिए अपने वेपन रेडी करने लगते हैं। इसके बाद जल्द ही चार्ली और टोनी के गुंडों के बीच में गन बैटल चालू हो जाती है मगर टोनी के गुंडों के सामने ये आउट नंबर्ड थे। मार्टिन यहाँ से एस्केप करने का ट्राई करता है पर टोनी के लोग उसे दबोच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ली बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता है। टोनी के आदमी चार्ली को चेस करते हैं मगर जल्द ही चार्ली की बाइक एक पुलिस कार में ठुक जाती है और ये देखकर टोनी के लोग सीन से खिसक लेते हैं। इसके बाद चार्ली को डिटेक्टिव मैरी के सामने लाया जाता है और इंटेरोगेशन के दौरान मैरी चार्ली को वो सारी डिटेल्स बताती है जो भी चार्ली के केस के बारे में उसने अब तक इकट्ठा की हैं। मैरी बताती है कि चार्ली अटैक के बाद तुम्हारी कार की बॉडी पर काफी सारे बुलेट होल्स मिले थे जो इंडिकेट करते हैं कि उन अटैकर्स में से कोई ऐसा आदमी था जिसका तुम्हें मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पैट एनाटोल और ईवा को स्कूल से पिकअप करने गया था और स्कूल से निकलने के बाद इनकी कार पे कुछ गुंडे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे पैट मारा जाता है और ये गुंडे ईवा और एनाटोल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। रात को ईवा पुलिस को मिल जाती है जिसको गुंडों ने पीट पाट कर एक गैस स्टेशन के पास छोड़ दिया था और चार्ली के लिए ये मैसेज छोड़ा है कि वो टोनी के सामने सरेंडर कर दे वरना वो लोग एनाटोल को मार देंगे। अब सिचुएशन को बिगड़ता देखकर चार्ली हेल्प के लिए डिटेक्टिव मैरी के पास पहुंच जाता है। चार्ली मैरी से हेल्प मांगता है और कहता है कि मेरी अरेस्ट को ऑफिशियल न्यूज शो कर दो और इसका फायदा उठाकर मैं अंडरकवर होकर टोनी और उसके गैंग को ठिकाने लगा दूंगा और जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा मैं पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा। तो मैरी इसके लिए मान जाती है और ऐसा ही करती है क्योंकि वो भी चाहती है कि टोनी का गेम ओवर हो जाए क्योंकि टोनी ही मैरी के पति की मौत का जिम्मेदार है। इसके बाद जब चार्ली के अरेस्ट की ऑफिशियल न्यूज आती है तो ये देखकर टोनी और ज्यादा भड़क जाता है। वो एनाटोल को मारने के लिए पास्कल नाम के अपने एक आदमी को भेजता है तो पास्कल उस तरफ जाने लगता है जहाँ एनाटोल को रखा हुआ है पर पास्कल को अंदाजा नहीं था कि उसे चार्ली फॉलो कर रहा है। दरअसल एनाटोल को एक ओल्ड वेयर हाउस में रखा गया है जो कि कटीले तारों से घिरा हुआ था। पास्कल अपने एक साथी को ऑर्डर देता है कि एनाटोल को मार दो पर सरप्राइजिंगली ये आदमी पास्कल पर ही अटैक कर देता है क्योंकि वो एक इनोसेंट बच्चे को मारना नहीं चाहता पर पास्कल इस आदमी को मार डालता है। इसके बाद पास्कल पहले तो एनाटोल को खूब पीटता है और तसल्ली हो जाने के बाद कार की डिक्की में डालकर यहाँ से निकलने लगता है मगर चार्ली उसे देख लेता है और फटाफट कटीले तारों से होता हुआ अंदर तक पहुंच जाता है। चार्ली पास्कल की कार का पीछा करता है और फिर जंप लगाकर कार की फ्रंट तक पहुंच जाता है और फिर इनके बीच में जमकर हाथापाई होती है पर एंड में चार्ली पास्कल को ठिकाने लगा देता है। चार्ली जल्दी से कार की डिग्गी खोलकर एनाटोल को रेस्क्यू कर लेता है। घर पहुंचने के बाद चार्ली अपनी फैमिली को बताता है कि मैंने टोनी के गुंडों को खत्म कर दिया है और अब डरने की कोई बात नहीं है, हम सेफ हैं और अब हमें छुपने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब टोनी अपने घर में अकेला होता है तो चार्ली गन लेकर उसके घर तक पहुंच जाता है। चार्ली कहता है कि हमने दोस्ती की कसम खाई थी पर तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा।
पर टोनी चार्ली पर अटैक कर देता है और उसकी फेस पर गर्म लिक्विड डालने लगता है और फिर इनके बीच में काफी देर फाइट चलती है, मगर टोनी चार्ली पर भारी पड़ रहा है। पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस पे टोनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल टोनी के खिलाफ एविडेंस चार्ली ने पुलिस को प्रोवाइड किए थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हालांकि चार्ली भी माफिया से था, पर वो अब रिटायर हो चुका है और उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो मैरी चार्ली को अरेस्ट नहीं कर सकती और न ही वो करना चाहती है। मैरी कहती है कि चार्ली की सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से मुझे टाइम पर वहाँ पहुँचना पड़ा, वरना मैं तो चाहती थी कि तुम टोनी को ऊपर पहुँचाकर उसके किए की उसे सजा दे दो। इसके बाद जब चार्ली पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है तो मार्टिन चार्ली को पिकअप करने के लिए उसका वेट कर रहा होता है। रास्ते में चार्ली मार्टिन से कहता है कि मुझे उस पार्किंग लॉट के शूट आउट सीन पर ले चलो। चार्ली को पता है कि उन अटैकर्स में मार्टिन भी शामिल है, मगर उसने चार्ली के बजाय कार पे शूट किया था। अब चार्ली को ये पता है तो मार्टिन उससे माफी मांगता है और कहता है कि टोनी ने एक असैसिनेशन के लिए ऑर्डर दिए थे, पर जब मुझे पता चला कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तो मैंने कार की बॉडी पर ही शूट किया था ताकि टोनी के आदमियों को मुझ पर शक न हो, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मार्टिन अब रोने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी, मुझे माफ कर दो। तो ये सब सुनकर चार्ली मार्टिन को माफ कर देता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्ली अपनी फैमिली के साथ बीच के पास शांति से रह रहा है। वो छुपने के बजाय अपनी फैमिली के साथ बाकी जिंदगी शांति से जिएगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।